साल था 1964। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कई नए सारे चैलेंजेस आते हैं। इसी साल पिछले 16 साल से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चलाने वाले प्रधानमंत्री नेहरू का देहांत हो जाता है और इसी ही साल यूएसए वियतनाम वार में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। 1964 में ही यूएसएसआर की लीडरशिप में चेंज आता है। निकिता खुर्शेव को सक्सीड कर जाते हैं लियोनिड ब्रेजनेव। इसी साल चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया की 5वीं न्यूक्लियर पावर बन जाता है और फाइनली इसी साल इंडिया को अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मिलते हैं। चाहे 18 मंथ्स के लिए ही इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में काम किया है, लेकिन फिर भी ये फॉरेन पॉलिसी में पहले से भी ज्यादा रियलिज्म को लेकर आते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर शास्त्री को। जैसे 1962 की वार के बाद चाइना और इंडिया के रिलेशन इतने खराब हो चुके थे, चाइना जैसे इंडिया पर आग ही बरसा रहा हो। और तो और इसी टाइम पर यूएसए ने पाकिस्तान की फंडिंग रिकॉर्ड ब्रेक इंक्रीज कर दी थी। यही नहीं, एक नया एंटी इंडिया कोलिशन इमर्ज होता है पिंडी पैकिंग जकार्ता के नाम से। यहाँ पर पिंडी का मतलब है रावलपिंडी, जो पाकिस्तान की तब कैपिटल थी, और पैकिंग बेंजींग का दूसरा नाम है जो चाइना की कैपिटल है, और जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। इन तीनों को एंटी इंडिया कोलिशन कहा जाता था। हालांकि इंडोनेशिया प्राइम मिनिस्टर नेहरू के टाइम पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग फादर था, लेकिन वो अब साइड स्विच करके चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल चुका था और प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ये सब जानते थे। एक साथ ही मुसीबतें आई थी प्राइम मिनिस्टर शास्त्री के लिए। इंडिया में भारी अनाज की कमी हो गई थी तब। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो चलिए जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शास्त्री ने तब फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस किए थे इन चैलेंजेस को डील करने के लिए। पीएम शास्त्री की फॉरेन पॉलिसी में हमें एक डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है। सबसे पहले हमें यह दिखाई देता है कि वो इमीडिएट नेबरहुड पे फोकस करते हैं। जो आसपास के पड़ोसी देश है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स पर कम फोकस करते हैं। इसी के साथ उनका ज़्यादा फोकस बायलैटरलिज्म पर था, रीजनलिज्म पर नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू का फोकस था इंडिया को एक रीजनल पावर बनाना, इंडिया को एज ए एशिया का लीडर रिप्रेजेंट करना और कंट्रीज़ के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी का ये फोकस नहीं था। दूसरा बड़ा चेंज हमें ये दिखाई देता है कि वो इंडिया का डिफेंस बजट इंक्रीज कर देते हैं और ये अब तक का इंडिया की आज़ादी के बाद का सबसे ज़्यादा इंक्रीज था डिफेंस बजट में। क्योंकि आप पीछे देख आए कि कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पर डिफेंस बजट को इंक्रीज करना ही सही समझा गया। साथ में पीएम शास्त्री ने न्यूक्लियर वेपन्स की ऑप्शन को भी ओपन रखा। इसका मतलब यह है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए एफर्ट्स करता रहेगा, कोशिशें करता रहेगा। यह भी पहली बार देखने को आता है कि इंडिया का प्रधानमंत्री पब्लिकली यूएस को कंडेम कर रहा है जब वो वियतनाम पर अटैक करता है। पीएम शास्त्री के टाइम पीरियड के दौरान सबसे बड़ा इवेंट था इंडिया पाकिस्तान की 1965 की वार। अप्रैल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के सोल्जर में मुठभेड़, और ये होती है कंजरकोट फोर्ट रन ऑफ कच्छ रीजन में। इस बार पाकिस्तान कश्मीर के साथ साथ रन ऑफ कच्छ का भी कुछ एरिया क्लेम करने लगता है। पाकिस्तान ये सब इसलिए भी कर रहा था कि उसको लग रहा था कि इंडिया चाइना से 1962 की वार में हारने के बाद एक वीक पोजीशन पे है, और अगर इस टाइम पर वो अटैक करेगा वो इंडिया की कुछ टेरिटरी को कैप्चर करने में कामयाब हो सकता है। ये देखते ही देखते पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च कर देता है 5 अगस्त 1965 में। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सोल्जर सीज फायर लाइन को क्रॉस करते हैं, कश्मीर आ जाते हैं, और कश्मीर आते हैं यूनिफॉर्म में नहीं, प्लेन क्लोथ्स में, ताकि कश्मीरी लोकल्स के साथ वो मिल सके और उनको भड़का सके इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन ये ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल नहीं रहता है, क्योंकि कश्मीरी लोकल्स इंडियन गवर्नमेंट को इतला कर देते हैं कि पाकिस्तान सोल्जर्स आ रखे हैं। जैसे ही पाकिस्तान को ये ऑपरेशन नाकाम होता दिखाई देता है, एक और दूसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1 सितंबर 1965 को लॉन्च करता है, जिसमें जम्मू का अखनूर जो रीजन है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये दोनों ऑपरेशन ही नाकाम हो जाते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि भारत के जवान पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूती से लड़ते हैं, और वहीं दूसरी ओर भारत में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए किसान भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इसी वॉर के टाइम पर देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं, और वह इलाहाबाद में। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। अगर वार के नतीजों की बात करें तो ये वार इनकन्क्लूसिव रहता है। मतलब ये चर्चा का विषय बन जाता है कि इस वार में इंडिया जीता या पाकिस्तान। हालांकि दोनों देश
इस वॉर में भारी नुकसान उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था कश्मीर को कैप्चर करने का, वो नाकाम हो जाता है। टाइम मैगजीन उस टाइम पर अपने स्पेशल एडिशन पे ये डिक्लेयर करती है कि इस वॉर के बाद ये साफ हो गया है कि इंडिया अपने आप में एशियन पावर के रूप में उभर कर आएगा। प्राइम मिनिस्टर शास्त्री को देश में नेशनल हीरो माना जाता है, क्योंकि चाहे वार के कुछ भी रिजल्ट रहे हों, वो पूरे कामयाब होते हैं और पाकिस्तान को ना तो कश्मीर कैप्चर करने देते हैं, ना ही कश्मीर में किसी तरह की बगावत फैलाने देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मेजर एग्रीमेंट्स प्राइम मिनिस्टर शास्त्री के टाइम पर कौन कौन से साइन किए गए थे। सबसे पहला आता है श्रीमा शास्त्री पैक्ट, जो 1964 में साइन होता है। ये साइन होता है प्राइम मिनिस्टर शास्त्री और श्रीलंका के पीएम श्री मावो बंदरनाइके के बीच में। इसे श्रीमा शास्त्री और बंदरनाइके शास्त्री पैक्ट भी कहा जाता है। इस पैक्ट में बेसिकली जो श्रीलंका में इंडियन तामिल थे, उनके स्टेटस को लेकर, उनके इश्यूज़ को लेकर ये पैक्ट साइन किया गया था कि वो सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर इंडिया ये एग्री करता है कि 5,25,000 जो इंडियन ओरिजिन के लोग श्रीलंका में है वो इंडिया वापस लेगा, और वहीं दूसरी ओर श्रीलंका ये कहता है कि जो 3 लाख तामिल श्रीलंका में रह रहे हैं उनको श्रीलंकन सिटीजनशिप देगा। दूसरा और आखिरी बड़ा एग्रीमेंट था ताशकेंत एग्रीमेंट, जो 1965 में किया जाता है। इसे सोवियत यूनियन के प्रीमियर कोसिजन, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को ताशकेंत उज़्बेकिस्तान बुलाते हैं, ताकि ये जो वॉर चल रही थी तब 1965 की इंडिया और पाकिस्तान में, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए। तो ताशकेंत एग्रीमेंट साइन किया जाता है 10 जनवरी 1966 में। इसी एग्रीमेंट के साथ वॉर भी खत्म हो जाती है। इस एग्रीमेंट में ये एग्री किया जाता है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 5 अगस्त 1965 से पहले वाली पोजीशन ले लेगी, और इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान ने अगर किसी तरह की एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर किया है वो वापस करनी होगी। किसी भी तरह के टेरिटरी पर कोई नया क्लेम नहीं किया जा सकता। ये भी एक रहस्यमय बात बन के ही रह जाती है कि अभी 12 घंटे ही हुए थे इस एग्रीमेंट को साइन किए हुए। ताशकेंत में ही प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। आज भी इस डेथ को लेकर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है, लेकिन तब क्या हुआ था आज भी ये एक बड़ा रहस्य है। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद इंडिया को अपनी पहली विमेन प्रधानमंत्री मिलती है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पासा ही पलट देते हैं। कई सारे चेंजेस हमें मिलते हैं इंदिरा गांधी के फर्स्ट टेन्योर में जो फॉरेन पॉलिसी में करते हैं, और बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी जो फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लेकर आते हैं उसमें हमें प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म देखने को मिलता है, यानी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती है, और नेहरू के टाइम का चला आ रहा आइडियलिज्म जो है वो नामात्र रह जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की तरह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में तब उस टाइम पर सूखा पड़ रहा होता है। इसी सूखे की वजह से, अनाज में भारी कमी आने की वजह से हमें इंडिया में भुखमरी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अनाज की इतनी कमी आ जाती है कि इंडिया को अपना अनाज यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता है। पीएम इंदिरा गांधी सबसे पहले यही काम करती है कि वो अपनी पहली विजिट ही वाशिंगटन में जाकर करते हैं मार्च 1966 में, जिसमें वो एग्रीकल्चर में सुधार करने और ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए यूएसए की कोऑपरेशन मांगती है। अगर फैक्शनलिज्म की बात करें तो वो 1969 पर इतना बढ़ चुका था कि इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेती है इलेक्शन जीतकर। ये वही इलेक्शन है जिसमें वो गरीबी हटाओ का फेमस नारा लगाती है। खैर ये तो थे डोमेस्टिक चैलेंज। कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी बहुत तेज़ी से हो रही होती है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में देतांत का पीरियड चल रहा होता है, यानी कोल्ड वॉर के टाइम पर एक पीसफुल टाइम चल रहा है। इसी पीसफुल टाइम का बेनिफिट देखते हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेकर आनी चाहिए, इसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है। और ऐसी ट्रीटी का इनिशिएटिव लेते हैं 5 कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना। वहीं दूसरी ओर चाहे इंटरनेशनल वर्ल्ड अभी भी बाइपोलर था, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में डिवाइड था, लेकिन साउथ एशिया में ड्रास्टिकली चेंज हमें देखने को मिलते हैं 1971 में। ऐसा क्या हो रहा था तब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूएसए के हेनरी किसिंगर सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे चाइना के साथ बीजिंग में। इन्हीं सीक्रेट मीटिंग का रिजल्ट जो निकलता है वो है निक्सन माओ पैक्ट 1972 में जो होता है। और इसी पैक्ट की वजह से यूएसए पहली बार चाइना के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेता है। और आप गैस कीजिए इस मीटिंग को किसने करवाया था, ये किसने पॉसिबल बनाया था यूएसए और चाइना के ऐसे रिलेशन? पाकिस्तान ने तब उसको सपोर्ट की थी, जिसका मतलब ये हुआ था कि इंडिया के देखते देखते ही यूएसए,
चाइना और पाकिस्तान का एक अलग ग्रुप बन रहा था और इंडिया इसके लिए चुप नहीं बैठ सकता था, उसको एक्शन लेने की जरूरत थी। पीएम इंदिरा गांधी यही करते हैं, वो यूएसएसआर के साथ जाकर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करते हैं 1971 में, जिसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। हालांकि इस ट्रीटी को ऐसे देखा जाता था कि इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन को चेंज कर लिया है और यूएसएसआर और यूएसए में से यूएसएसआर को चुन लिया है। लेकिन ये ट्रीटी इसलिए जस्टिफाइड किए जाती है कि इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट सूटेड था उस टाइम पर वही किया है। चलिए अब जानते हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और एग्रीमेंट्स कौन से थे जो पीएम इंदिरा गांधी के टेनर में हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। ये ट्रीटी 1968 में इसलिए आती है ताकि जो न्यूक्लियर आर्म रेस कोल्ड वार में चल रही थी उसको लिमिट किया जाए। यानी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बनते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे, इनको रोकने की ज़रूरत थी, इसलिए ये ट्रीटी लेकर आई जाती है। इस ट्रीटी को 5 परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वो साइन करते हैं और वही इनिशिएट करते हैं इस ट्रीटी को लेकर आने में। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, यूएसएसआर, ये 5 परमानेंट मेंबर थे और इन्हीं 5 के पास तब न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये न्यूक्लियर पावर स्टेट्स थी और किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, तो यही एक ट्रीटी लेकर आते हैं। 1968 में इस ट्रीटी को साइन किया जाता है और 1970 में इसको एनफोर्स किया जाता है। तब 187 नेशन इस ट्रीटी को समर्थन देते हैं, साइन करते हैं। लेकिन 5 ऐसे नेशन थे जो इसे साइन नहीं करते हैं, अपना समर्थन नहीं देते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया, ये इस ट्रीटी को साइन नहीं करते हैं। इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब ये था कि किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको कहीं दूसरे नेशन से ना ही मिल पाएगी, अगर आप डेवलप करते हो ना ही दे पाओगे। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेसिकली डेवलप ही नहीं कर पाओगे अगर आप इस एनपीटी ट्रीटी को साइन कर देते हो। इसलिए इंडिया ये कहता है कि एनपीटी एग्रीमेंट जो है अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव कर रहा है, क्योंकि जो 5 नेशन ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं वो एक्चुअली रोक रहे हैं दूसरे नेशन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने से। इससे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मोनोपलाइज कर रहे हैं, सिर्फ 5 कंट्रीज़ के पास ही रहेगी, इसलिए वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। इंडिया ये अपना स्टैंड रखता है। नेक्स्ट ट्रीटी है 1971 में, जिसे कहते हैं इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये ट्रीटी जब इंडिया यूएसएसआर के साथ साइन करता है तो कहते हैं कि इंडिया ने अपना नॉन अलाइनमेंट का जो स्टैंड था वो चेंज कर लिया है। खासकर जब बात आती है यूएसएसआर और यूएसए को चुनने में, इंडिया ने यूएसएसआर को चुना है। इंडिया और यूएसएसआर इस ट्रीटी को साइन करते हैं 1971 में, जिसका टाइम पीरियड 20 साल होता है। इसमें एग्रीमेंट में ये साइन किया जाता है कि यूएसएसआर इंडिया को गारंटीड मिलिट्री सप्लाईज देगा और अगर चाइना इंडिया पर अटैक करता है तो यूएसएसआर इंडिया की मदद के लिए आगे आएगा। नेक्स्ट हम एक बड़े इवेंट की बात करते हैं जो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वार कहलाता है। बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान का ही वार था, लेकिन इस बार ये वार जो था कश्मीर के इशू को लेकर नहीं था। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ तीसरा वार लड़ रहा था, लेकिन ये कश्मीर के इशू को लेकर नहीं था। ये वार था ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग लोगों के लिए। ये वॉर अगर देखा जाए तो एक रूप से उर्दू स्पीकिंग और बंगाली स्पीकिंग लोगों में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ही था जो वॉर का रूप ले लेता है, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू को इम्पोज कर रहा था और वहाँ की बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन इसी चीज़ को रेजिस्ट कर रही थी। हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करता है 25 मार्च 1971 में। अपने आप में हिस्ट्री में सबसे घिनौना ऑपरेशन पाकिस्तान का, जिसमें कितने ही हज़ार लोग मारे जाते हैं, कितनी ही औरतों का रेप कर दिया जाता है पाकिस्तान के सोल्जर्स के द्वारा, और बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं अपना घर बार छोड़ने के लिए, रिफ्यूजी बन जाते हैं रातों रात ही। इसमें इंदिरा गांधी का क्या रोल लेता है? इंदिरा गांधी डिसाइड करते हैं अवामी लीग के लीडर मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करने के लिए, जो बंगाली स्पीकिंग लोगों के साथ थे और पाकिस्तान को रेजिस्ट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उस टाइम पर यूरोप और यूएस में अपने इंटरनेशनल टूर भी निकालते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में क्या कर रहा है, किस हद तक जा रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, लोगों की किलिंग कर रहा है। ये पहली बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में होता है कि देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर इंटरनेशनल टूर में डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहा है, जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को
अवेयर कर रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान क्या कर रहा है और आप लोगों को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब इंदिरा गांधी देखते हैं कि बाहर से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलती है, इतना समझाने के बावजूद वो खुद एक्शन लेते हैं। फाइनली इंडियन आर्मी ढाका में 3 दिसंबर 1971 में एंटर करती है। 90,000 से भी ज़्यादा जो पाकिस्तान ने प्रिजनर्स बना रखे थे, कैदी बना रखे थे लोगों को, उनको छुड़वाते हैं। पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पाता और 16 दिसंबर 1971 में सरेंडर कर देता है। इंडिया ये वॉर जीत जाता है और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बन जाता है। इस वार के बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट किया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो में साइन होता है 2 जून 1972 में। इस एग्रीमेंट की टर्म्स क्या होती है? इसमें यह कहा जाता है कि अगर दोनों देशों में यानी इंडिया और पाकिस्तान में किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डिफरेंसेस आते हैं, तो वो बायलैटरल नेगोशिएशन से सॉल्व किया जाएगा। जिसका मतलब है कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, कोई तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं कराया जाएगा, किसी तीसरे इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व नहीं कराया जाएगा। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंगली इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशन के साथ डील करेंगे। किसी भी तरह के डिफरेंसेस आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए जो चीज़ को सामने रखा जाएगा वो होगा यूएन चार्टर। और इसमें तीसरी बात यह कही गई थी कि दिसंबर 17, 1971 में जो आर्मीज़ की पोजीशन है वही सीज फायर लाइन मानी जाएगी और उसे ही एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। ये एग्रीमेंट अपने आप में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व किया करेंगे बायलैटरल रेजोल्यूशन के ज़रिए। किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करने की वो ज़रूरत नहीं समझा करेंगे। 1974 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इंडिया में, वो है पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका इंदिरा गांधी कोड नेम रखते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और गवर्नमेंट इस टेस्ट को नाम देते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। ये खाली एक टेस्ट नहीं था, इसका मतलब ये हो गया कि आज के बाद इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है, इंडिया के पास भी अपना न्यूक्लियर वेपन है। ये टेस्ट करना कोई इतनी आसान बात नहीं था, ये इंदिरा गांधी की तरफ से लिया गया एक बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप था जिसने इंडिया की न्यूक्लियर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। 1975 में सिक्किम इंडिया में मिलता है और 22nd स्टेट बनता है। सिक्किम पहले पीएम नेहरू के टाइम पर स्पेशल प्रोटेक्टोरेट स्टेटस एंजॉय करता था, जिसका मतलब था इंडिया का सिक्किम के एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेसी पर कंट्रोल था। जिसका मतलब है सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे कंट्रोल था, बाकी सिक्किम की रियासत सब कुछ डील अपने आप कर सकती है। तब सिक्किम की रियासत में जो राजा थे वो थे चोग्याल नामग्याल। ये एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट फेस करते हैं। इंडिया की तरफ से एक रेफरेंडम कराया जाता है अप्रैल 1975 में। 97% जो सिक्किम की पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ मिलने के लिए वोट करती है कि सिक्किम को इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। और 16 मई 1975 में इंडियन पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेकर आती है और सिक्किम को इंडिया की 22nd स्टेट ऑफ यूनियन बना लेती है। 1976 में इंडिया चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर कर लेता है। इंदिरा गांधी की ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है, क्योंकि 1960s में जो इंडिया के रिलेशन खराब हो गए थे चाइना के साथ, वो 16 साल के बाद रिजॉल्व किए जाते हैं, उसे रिस्टोर किया जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी के दौरान इंदिरा डॉक्ट्रिन काफ़ी फेमस हो जाता है। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान से वॉर जीतता है तो साउथ एशिया में इंडिया की एक हेजेमोनिक पोजीशन बन जाती है, यानी साउथ एशिया में सबसे ताकतवर जो कंट्री उभर कर आती है वो इंडिया आता है। और इसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक डॉक्ट्रिन देते हैं जिसका नाम है इंदिरा डॉक्ट्रिन। इंदिरा डॉक्ट्रिन में यह कहा जाता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को इक्वेट्स करता है साउथ एशिया के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई साउथ एशिया के किसी रीजन में भी इंटरफेयर करेगा, कोई बाहर की कंट्री या अटैक करेगा, तो इंडिया ये मानकर चलेगा ये साउथ एशिया पर ही अटैक नहीं है, ये इंडिया पर भी अटैक है। तो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि साउथ एशिया के रीजन में किसी तरह की भी कोई इंटरफेयर बाहरी ताकत नहीं करेगी। हालांकि इस डॉक्ट्रिन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसमें इंडिया बिग ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ बिहेव करता है, वैसे ही इंडिया जो है बिग ब्रदर की तरह बाकी नेबर कंट्रीज़ के साथ बिहेव कर रहा है, अपनी एक हेजेमोनिक पोजीशन दिखाते हुए, अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन दिखाते हुए। खैर, देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा, उसके बाद वो 1977 में इलेक्शन हार जाते हैं और इंडिया को अपना पहला नॉन कांग्रेस पीएम मिलता है, मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई के टाइम पर इंडिया ने अभी अभी 20 मंथ की इंटरनल इमरजेंसी की सिचुएशन को देखा था। इसलिए 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी को बहुमत मिलता है और मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं। मोरारजी देसाई का फॉरेन पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा फोकस करते रह गए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ठीक किया जाए कि नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस दोबारा ना आए जो इन 20 मंथ पीरियड में इंडिया के लोगों को देखने को मिली थी। फिर भी इनकी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है वो है जेन्युइन या फिर प्रॉपर नॉन अलाइनमेंट की। जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट की टर्म कॉइन करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे। पीएम मोरारजी देसाई कहते थे कि पिछली गवर्नमेंट ने 2 बड़े एरर किए हैं फॉरेन पॉलिसी में, जिसको वो चाहते हैं कि वो बदलें। सबसे पहला एरर था 1971 में यूएसएसआर के साथ जो ट्रीटी साइन की गई है। यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन करने का मतलब ही है आप जेन्युइन या प्रॉपर नॉन अलाइनमेंट इंडिया में फॉलो नहीं कर रहे हो। हालांकि वो इस ट्रीटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया की तरफ से जो यूएसएसआर को स्पेशल स्टेटस मिल रखा है, स्पेशल रिकॉग्निशन मिल रखी है, वो नहीं मिलनी चाहिए थी। इंडिया को नॉन अलाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए था। दूसरा बड़ा एरर वो कहते थे कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके किया है 1974 में। इंडिया को अपनी पोजीशन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी तरह की न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर इम्पोर्टेंट कोट के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन पॉलिसी पर कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एक कंटिन्यूस डायलॉग होता है कंटिन्यूटी और चेंज में, जहाँ पर कंटिन्यूटी हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन जो चेंज होता है वो काफ़ी सटल होता है, सूक्ष्म होता है। यानी फॉरेन पॉलिसी में हमें निरंतरता दिखाई देती है और निरंतरता हमें बहुत साफ दिखाई दे सकती है, लेकिन उसमें जो चेंजेस आते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में हमें हमेशा ही निरंतर बदलाव या कंटिन्यूटी देखने को मिलती रहती है। ये कोट ध्यान में रखना, ऐसे कोट कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन रेफरेंसेस को यूज़ किया गया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ आपको ये भी वीडियो पसंद आएगी, जिसमें मैंने डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स को कवर किया है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, इंदिरा डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन। ये सारे डॉक्ट्रिन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो पर क्लिक कर आप इन सभी डॉक्ट्रिन्स को सुन सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।